गुड इवनिंग आदित्य सर, और गुड इवनिंग सभी पार्टिसिपेंट्स को। गुड इवनिंग सर और मैडम। और मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है क्या? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में चालू करते हैं। ओके, तो आप भी रिवाइंड मारिए। जो भी हम लोगों का सेशन रहता है, कहीं ना कहीं एक और दो चीज़ों को जो है आप रिपीट करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं कल यही बोल रहा था कि आप जब भी आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोचें तो फिर आप सिर्फ निवेश करने के लिए सोचिए आप। ओके, मैं जीरो टू हीरो का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो मैं बताऊंगा आपको, जहाँ पे बिल्कुल आप निवेश मत कीजिएगा। बिल्कुल निवेश करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। कुछ टेक्निक है, कुछ टेक्निक को आप अपनाना अपनाना पड़ेगा, जहाँ पे आप जो है ना इन्वेस्टमेंट जीरो करेंगे। और बिल्कुल जीरो, जीरो का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल निवेश ही नहीं करनी है। वो कहाँ से आ रहा है पैसा, वो जानकारी रखनी है। वो जानकारी मैं दे दूंगा आपको, जहाँ जहाँ से ये कहाँ से पैसे आ सकते हैं आपको, ताकि आप निवेश कर सकते हैं NSE BSE में। ठीक है ना? और मैंने कल एक चीज को कहा था कि पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज 100% सिक्योर्ड है। 100% सिक्योर्ड एक ही चीज है, वो मैंने कल बताया था। अभी तो ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन ऐसे ही हो रहा है। आने दो सारे जो पार्टिसिपेंट्स को, और या सर और मैडम को आने दो, उसके बाद हम लोग विस्तार से चालू करते हैं। मैंने कल कहा था कि एक ही 100% फुल प्रूफ चीज है, वो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके। बहुत सारे लोगों को पता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है, वो भारत में कर सकते हैं आप। तो आर्बिट्राज का मतलब सिंपल है, और ऐसा एक टूल है वो, जहाँ पे पहले से आपको पता चलता है कि, बोले तो मैं क्यों बोल रहा सर हूँ। हाँ बोलिए सर। सर ये सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्लास है इकोनॉमिक्स की। क्या हो गया सर? नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा था, उनके एग्जाम तो हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के। नहीं नहीं, क्या बोले तो मैं बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको ना? हाँ सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। हाँ, अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, नहीं मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ। अभी तक फॉरेक्स का स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना? हेलो, कल जी बैठे सर, थे? मतलब कल आप बैठे थे क्या? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो इस जो कल का जो वीडियो है ना, वो कल का वीडियो वो 5 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। कल का वीडियो आपको पाँच अच्छा दिन के अच्छा। बाद मिल जाएगा। कल पहला दिन था, और पहले दिन में थोड़ी चीज़ों को मैंने बताया था। तो अभी मैंने चालू नहीं किया है अभी तक। आप आपका आपका जो है म्यूट कर सकते हैं आप। ओके, म्यूट करवा दीजिए। ओके, मैं बात करूंगा, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो शुरुआत नहीं की है, आज का सेशन अभी तक शुरू नहीं किया है मैंने। तो कल एक टॉपिक मैंने ऐसे ही बताया था, आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके। तो उस दौरान मैंने समझाने की जो है प्रयास नहीं किया था आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है। 100% सिक्योर्ड जो ट्रेडिंग होती है वो एक ही है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। इसका मतलब भी आप जान के लो कि बाकी जो भी है वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। रिस्क है और रिवॉर्ड भी मिलता है। जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग में रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी कम है। लेकिन 100% आपको पहले से ही पता चलता है कि कितने सारे पैसे आप कमा सकते हो। पहले से ही, एक महीने पहले ही पता चलता है कि एक महीने के बाद आप कितना कमाओगे, वो भी 100%। चाहे भूकंप आ जाए,
चाहे सुनामी आ जाए या चाहे कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, आपको आपने जो कैलकुलेशन किया था वही आपको मिलेगा या उससे ज्यादा आपको मिलेगा, वही मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा। वैसे आपने स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या इंडियन करेंसी पेयर मार्केट में या कोई क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में या इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में अभी किसी ने भी कहा नहीं होगा और किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं जो बहुत पैसे रहते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कितने सारे इन्वेस्टमेंट करनी है करके। उन लोगों के लिए आर्बिट्राज ट्रेडिंग सही रहता है। और अभी आप भी चाहो, कोई भी चाहे, आम इंसान भी आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कोई अगर चाहता है, कोई भी अगर चाहता है कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके कुछ पैसे कमा लूं, तो वो सेफ्टी के साथ आप कमाओगे। जैसे आपने एफडी रखा हो वैसे आप कमाओगे। बाकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं आपको जो है रिस्क फैक्टर रहता ही है। तो वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को हटाने के लिए हम लोगों का कोशिश है यहाँ पे। तो अभिषेक सर, मेरे ख्याल से अभिषेक सर को ही कंफ्यूजन आ रहा था कि ये कहीं इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो रहा है जैसे। नहीं, ये हमारा जो टॉपिक है ये फॉरेक्स रिलेटेड ही है। तो कल का जो विषय था उसके बारे में मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अभी जो है कम से कम 80 पार्टिसिपेंट्स आना बाकी है, इसीलिए हम लोग थोड़े धीरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है 80 हो जाए या फिर यही 58 जो बैठा है वही वही सही। एक मिनट, वॉइस नॉट अवेलेबल माय फोन, ओके ऐसा करके लिखा है। वासुदेव सर, आपको आपको अभी आवाज आ रही है? आप आप जी बात सर। आ रही है ना? अच्छा, तो वो जो सर आ, मैं सर मैं ये पूछ रहा था कि हम तो सेकंड ईयर में आ चुके हैं, बट वो इसका रिजल्ट कब तक आएगा और हमें कॉलेज कब कब से आना है, बता देंगे सर? अभी आप सीधा कॉलेज में ही है, आप चिंता मत करो सर। ठीक है ना? सर वो टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर इसकी किस चीज के लिए क्लास हो रही है ये? अच्छा, ये तो फॉरेक्स फॉरेक्स रिलेटेड नहीं नहीं, क्लास मैं हो तो वो रही तो समझ गया, वैसे ही मैं सर आपसे पूछ रहा था। है। अच्छा। ये कॉलेज की नहीं है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग पे इनकम के लिए है क्लास। ओके, आपको शायद किसी ने जो इनवाइट किया है उन्होंने अच्छा तो सही तरीके से मैसेज नहीं दिया होगा। मैंने टॉपिक के साथ मैसेज भेजा था। पता नहीं आपको वो जो है टॉपिक मिला है कि नहीं करके। आपको एक कवरिंग लेटर मिला था क्या अभिषेक? यस सर, मिला था मुझे। सबको मिला है सर ग्रुप पे। नहीं, वो तो ग्रुप पे मिला है होगा शायद, लेकिन थोड़े जो सर और मैडम है उनको वेबसाइट से भी मिलता होगा। या अब जो जो सर ने मुझे सवाल किया था उनको कहाँ से मिला है वो मुझे पता नहीं है। उनको ये मैसेज कवरिंग लेटर के साथ नहीं मिला होगा शायद। अभिषेक सर, पता नहीं, वो चले गए होंगे कि थोड़े। सर आपकी आवाज इतनी गजब है कि क्या ही बोलूं मैं। आपका पिक्चर दिखना पड़ेगा। अरे बाप रे। ओके, मैं चेहरा दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, ठीक है ना? वो मैं तो बूढ़ा हूँ इसीलिए। कल मुदकाई की रस्म है सर की। सर सर स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, ओके ठीक है, अभी अभी मैं स्टार्ट कर लूँ ना? ओके, 61 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। ओके यस ठीक सर, नो प्रॉब्लम। है, ओके ठीक है। चलिए, कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको स्पॉट में ही काम करना है और निवेश करते हुए रहना है। एमसेक्स कमोडिटी में कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए काम नहीं करनी है, इंडियन करेंसी पेयर में काम नहीं करनी है, और अन्य ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी काम नहीं करनी है। स्पॉट में इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट फॉरेक्स में आप काम कीजिए करके हम लोगों ने चर्चा किया था। यहाँ तक कि आप क्रिप्टो करेंसी में भी काम कर सकते हैं, वो भी स्पॉट में।
और हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंसेस भी बहुत सारे पाए थे। 24 आवर्स ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा ज्यादा है बोलो तो, हाई वोलेटिलिटी है, हाई बायर्स सेलर्स बहुत सारे हैं, और शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं हम लोग। सेल करते हुए आप लंबे समय तक आप रख पाओगे, भारत में ऐसे रख नहीं पाओगे। हेजिंग पॉसिबिलिटीज हैं करके हम लोगों ने चर्चा किया था, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे आप हेज कर सकते हो, या फंडामेंटल हेज कर सकते हो, या कोरिलेटेड पेयर्स हेज कर सकते हो। ये सारा डिटेल्स हम लोग विस्तार से हम लोग जानने के प्रयास बाद में हम लोग करेंगे। लिवरेज 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 यहाँ पे हाई मिलता है, वो भी हम लोगों ने देखा। $1 के बदले में आपका आवाज आप कर दीजिए मेरा, प्लीज प्लीज आवाज म्यूट कर दीजिए सर। ओके, देखिए मैंने किया है। तो लिवरेज हाई मिल जाता है, जिसका मतलब है आप ब्रोकिंग हाउस का पैसा या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पैसे आप इस्तेमाल करके बहुत लंबे समय तक आपका जो पोजीशन रख भी पाएंगे, और कम रुपए में कम पैसों से आप बड़े बड़े लॉट साइजेस भी खरीद सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि 0.1 या 1 स्टैंडर्ड लॉट ले लें। आप 0.01 लेते हैं तो भी ये वो बड़ा ही साइज होता है। 0.01 अगर करेंसी पेयर में होता है तो 1000 यूनिट्स रहता है, 1000 यूनिट्स, तो इसीलिए बड़ा ही है वो। तो $1 के बदले में आपको जो मिलेगा है $100 या $200 या $300 या $400 या $500 या $1000 या $2000 या $5000 तक भी आपको लिवरेज मिलता है। आपको इस्तेमाल करना है 1:400 या 1:500 मैक्सिमम। जो जो बोलते हैं ना रिफाइंड ट्रेडर, जो क्लासिक ट्रेडर जो होता है वो 1:25 लेता है। जो क्लासिक ट्रेडर ट्रेडर जो होती है, जो पॉलिश्ड ट्रेडर जो होती है, वो जो लोग हैं, जो कैटेगरी जो है, वो लोग सिर्फ 1:25 लेते हैं, जिनका मतलब है $1:25। इसका मतलब क्या है, आपका $1 और $25 लिक्विडिटी प्रोवाइडर का मिल जाएगा आपको, वही इस्तेमाल करते हैं। $500 नहीं, $1000 नहीं। अगर कोई वैसा इस्तेमाल करता है तो वो धोखे में गिर सकता है। ठीक है, चलिए, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पॉट। स्पॉट का मतलब इमीडिएट सेटलमेंट या कैश सेटलमेंट जो बोलते हैं ना, इमीडिएटली सेटल हो जाते हैं, जहाँ पे कोई रुकने का या फ्यूचर डेट का इंतजार नहीं करनी होगी, इमीडिएट सेटलमेंट होती है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है, सेल पोजीशन आप कितने भी लंबे समय तक आप रख पाओगे, जैसे भारत में नहीं होता है। और बाय पोजीशन भी आप लंबे समय तक आप रख पाओगे, वो भी लिवरेज के साथ, मार्जिन अमाउंट भर के। मार्जिन का मतलब क्या है, जो लिवरेज के मदद से जो भी माल मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिन अमाउंट, आपको भरना है करके। ओके, जो मार्जिन अमाउंट जो भर रहे हैं आप, $3 या $5, वो मार्जिन अमाउंट रहता है। आपको एक्चुअल में भरना है $1900, $1200, $1300, $1400 एक माल लेने के लिए। सबसे छोटा माल 0.01 माइक्रो लॉट लेने के लिए आपको भरना रहता है $1200, $1800, $1900 भरने रहते हैं। वो कैलकुलेशन के साथ मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्पॉट होने के बावजूद आपको भरना है लिवरेज की मदद से, मार्जिन सबसे कम भरनी है। ठीक है ना। नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब सब बहुत ये गुण मिलता है, क्योंकि आपका पैसा कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होता है पेंडिंग ऑर्डर्स के भी। ये सबसे बड़ी बात है। भारत में जो भी पेंडिंग ऑर्डर आप रखते हो, उसके लिए आपका मार्जिन या पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है। आप यदि सीएनसी के लिए खरीदते हो तो पूरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप इंट्राडे एमआईएस के लिए खेलते हो तो जितना पैसा, जो एक्सपोजर का जो पैसा है वो ब्लॉक होना है, वो ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, $1 $1 भी ब्लॉक नहीं होता है पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, सिर्फ मार्जिन अमाउंट आपका ले लेता है, पूरा एक्चुअल अमाउंट बिल्कुल नहीं लेता है। ओके, पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम अंटिल वी कैंसिल और एग्जीक्यूट। तो आप जब तक उसको कैंसिल नहीं करते हो, चाहे शनिवार के दिन हो या इतवार के दिन, आपका जो है ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो शनिवार और इतवार के दिन आपको ऑर्डर कैंसिल कर भी नहीं सकते, या ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर सकते करेंसी पेयर या इंडाइसिस में या कमोडिटीज में। आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में एंट्री मार सकते हैं शनिवार और इतवार को। और सोमवार से शुक्रवार तक वर्चुअल करेंसी भी है, तो बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी भी है, और करेंसी पेयर, इंडाइसिस, कमोडिटी
प्रीशियस मेटल्स, सारी की सारी चीजें हैं। ओके, चलिए, ऑर्डर एग्जीक्यूशन आर लाइक रोलर कोस्टर, ये भी देखा था हम लोग आसान तरीके से। एक सवाल उठा था कल कि क्या हम फॉरेक्स लीगली कर सकते हैं क्या नहीं। ध्यान से सुने, मैं 5 मिनट में वो कवर कर देता हूँ। 3 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि लीगल है। 3 फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो है वो लीगल है। वो कौन से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो लीगल है मैं बता रहा हूँ। आप यदि आपके इंडियन रुपीस आप बाहर बेचते हो और आप यूएस डॉलर्स खरीदते हो, तो 3 तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो सही में लीगल है। एक है, आप यदि फॉरेन यात्रा करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो और आप डॉलर्स में बदल देते हो, आपका इंडियन रुपीस डॉलर्स में बदल देते हो, वो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लीगल ट्रांजैक्शन है। आप यदि एजुकेशन पर्पस के लिए अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी वो लीगल ट्रांजैक्शन है। आप यदि एसेट खरीदना चाहते हो, बाहर जाके जमीन जायदाद जो है खरीदना चाहते हैं, वो भी एक लीगल ट्रांजैक्शन है। लेकिन आप यदि इंडियन रुपया को बदल के यूएस डॉलर्स में बदल के फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए आप चाहो, तो वो इलीगल है एज पर फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलता है कि वो ट्रांजैक्शन इलीगल है। अब अगर आपने बैंक से, आपने बैंकों में डाल के, कोई भी इंडियन बैंक में डाल के बैंक वायर के माध्यम से आपने ट्रांसफर करा दी और वो एक्सचेंज में आपको यूएस डॉलर्स अगर मिल रहा हो, तो 2 क्वेश्चन आ सकता है। कहीं आप एनआरआई हो या नहीं हो। और यदि आप एनआरआई नहीं हो तो पूछता है कि आपका कोई एसेट है या नहीं है। तो एसेट नहीं है तो फिर एज पर फेमा और एज पर आरबीआई जो है आप इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है लूप होल के इस्तेमाल से कर रहे हैं। तो उसका इसका मतलब क्या है, हम लोग डायरेक्टली बैंक वायर ट्रांजैक्शन नहीं करते हुए, क्योंकि ये सवाल उठा था कल। बैंक वायर पहले जमाने में, जबकि 12 साल पहले या फिर 10 साल पहले बैंक वायर की ट्रांजैक्शन होती थी। ओके, बैंक वायरों के ट्रांजैक्शन होती थी जो कि 3 दिन का वक्त लगता था। आपने यदि $100 मंगवानी है तो लगभग 8,000 रुपये आपने दे दिए बैंकों में, 8,000 रुपये दे दिए और $100 आप मंगवा रहे हैं। ओके, या फिर 8,200 सॉरी 8,200 रुपये दे दिए और $100 आप मंगवा रहे हैं। और वो मंगवाने के बाद आप बोल रहे हैं मेरे फॉरेक्स के ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो इलीगल है। तो लीगली इसको कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका लूप होल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, जो कि आजकल के जो फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस कर रहे हैं, वो है थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन। वो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, सर आपका आवाज आ रहा है, आप म्यूट कर दीजिए सर, कोई भी अगर, सॉरी। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब 2 तरीके हैं। ओके, एक तरीका जो है वो प्योरली लीगल तरीका है, जो कि देखो, आपका जो फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस है वो बाहर का होना चाहिए, सर्वर बाहर का होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बाहर की होनी चाहिए। ओके, सब बाहर की होनी चाहिए। तो बाहर का अगर सर्वर है, बाहर की कंपनी है, सिक्योर्ड है, रेगुलेशन में है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ट्रांजैक्शन में आता है, तो ट्रांजैक्शन आपको कैसे करनी है। ट्रांजैक्शन करने के लिए कंपनी खुद आपको रास्ता बताता है। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। आप यदि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप डॉलर्स मंगवाते हो, वो गलत है। आपको करना क्या होगा मैं बता रहा हूँ। आपको जो है कंपनी की तरफ से जो थर्ड पार्टी आ जाएगा, वो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर है क्या नहीं, वो जानकारी लेनी होगी। और बहुत सारे लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर रहते हैं। आपका इंडियन रुपीस चला जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के पास। ओके, जो कि उनके पास न जाने यूएस डॉलर्स रहते हैं, यूरो रहते हैं, जापान के येन रहते हैं, चाइना का युआन रहता है, या न जाने यूएई के करेंसी रहते हैं, दिरहम रहते हैं, कतर, मतलब जो भी मतलब रियाल रहता है, रियाल रहता है, जो भी बाहर का जो विदेशी करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी रहता है। उनके पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर जो रहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं लेदर को या कपड़े को या कॉटन को, जो भी यहाँ पे उत्पन्न होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जानकारी जो है, ज्यादा जानकारी लेने के लिए आरबीआई नहीं जाता है और फेमा भी वहां पे जाता नहीं कि क्या ट्रांजैक्शन डे टू डे लाइफ में हो रहा है करके, हो रहा है करके।
तो आपका जो ट्रांजैक्शन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। आपका इंडियन रुपीस, आप यदि चाहते हो कि 1 लाख रुपया भेजना है, उसके बदले में आपको कितना मिलेगा, लगभग जो भी है $1200 मिलेंगे। ओके, तो 1 लाख रुपया आपको भेजनी है और $1200 आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में लाना है, वो भी लीगली लाना है। तो वो कैसे लाएंगे आप? वो लाना इस तरीके से, आपका जो पैसा है वो थर्ड पार्टी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के पास चला जाएगा। वो थर्ड पार्टी जो है वो यूएस डॉलर्स को आपके फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस जो कि स्टार ट्रेडर, आपके फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस के पास वो चला जाएगा, यूएस डॉलर्स चला जाएगा। वो डायरेक्टली आपके खाते में नहीं आएगा, स्टार ट्रेडर के खाते में चला जाएगा $1200। और स्टार ट्रेडर के खाते में आने के बाद वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि आपने रजिस्टर वहां पे की थी, आपका पैनल वहां पे है, सर्वर बाहर है, आपका पैनल और ट्रेडिंग अकाउंट वहां पे है, तो स्टार ट्रेडर वाले आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो $1200 डाल देंगे। अभी आपने आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की है क्या? नहीं, आपने डायरेक्टली तो डॉलर्स मंगवाया ही नहीं है, आपने डायरेक्टली डॉलर्स मंगवाए नहीं है, आपने इनडायरेक्टली डॉलर्स मंगवाए हैं। और सर्वर कहाँ पे है? सर्वर बाहर है। और सर्वर बाहर है तो आपको टेंशन नहीं है, सिर्फ एक टेंशन है, क्या फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस अच्छा है या बुरा है, वही आपको जांचना है। वो तो मैं बताऊंगा हमारे स्टार ट्रेडर के बारे में। तो आपका अभी डॉलर आ गया, बैठा है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने ट्रेडिंग किया, $1200 डाल के ट्रेडिंग किए हैं और $100 आपने कमा लिया है, $100 आपने कमा लिया है। अभी वो ट्रांजैक्शन आपको विड्रॉवल करनी है, वो कैसे होगा? विड्रॉल इस तरीके से होगा, आपका $100 का जो डॉलर्स है, $100 वो सीधा जा करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के पास चला जाएगा, वो भी बैंक वायर के माध्यम से। वो तो इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है और बैंक वायर का ट्रांजैक्शन वो स्वीकार कर सकते हैं। कौन स्वीकार कर सकते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर बैंक वायर के ट्रांजैक्शन को स्वीकार कर सकते हैं। तो उनको कैसे, किस रूप में मिलेगा? जो डॉलर है $100, वो आ जाएंगे 8200 इंडियन रुपीस के रूप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के पास आ जाएगा। और वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर के जो रुपीस से आपके खाते में इंडियन रुपीस आपके खाते में आ जाएगा। तो गया भी इंडियन रुपीस में था और आया भी इंडियन रुपीस में। अभी सवाल उठता है, ये रुपया क्यों दिया है ना? सवाल उठता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर ने क्यों आपको दिया है? वो तो आप यदि करोड़ों में कमाते हैं तो फिर जानकारी लेता है कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या आईटी डिपार्टमेंट। यदि यदि आप करोड़ों में कमाते भी हैं तो भी एक दूसरा रास्ता है, वो है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि सीए को बताना कि मेरा एक डील हुआ था इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के पास, एक डील हुआ था लेदर का डील या फिर कॉटन का डील, और डील करने के लिए जो डील पास हुआ था इसके वजह से मुझे जो है कमीशन मिले हैं करके। तो और एक सवाल उठता है, टीडीएस क्यों नहीं भेजे हैं, टीडीएस क्यों नहीं कटा, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्यों नहीं कटा? तो वो आप बोलना है कि मैंने तो टैक्स तो मेरे तो क्या बोलते हैं इसको, पहले से टैक्स भरने के लिए क्या बोलते हैं वो, मतलब मुझे पता नहीं आया, याद नहीं आ रहा है। वो टैक्स आपको क्या, एडवांस टैक्स, एडवांस एडवांस टैक्स। टैक्स, एडवांस टैक्स। तो अभी अभी याद आ गया, एडवांस टैक्स। ओके, तो एडवांस टैक्स भरना है, बस एडवांस टैक्स भर दिया तो आईटी डिपार्टमेंट के पास कोई भी समय नहीं रहता है हर एक के घर में जाके नॉक नॉक करने का, कोई भी, तो उनके पास समय ही नहीं रहता है। आप यदि सही हो तो आपके पास आपके घर में इनकम टैक्स ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर दूसरा रास्ता आप चुनना चाहते हो, मैं ना ये सारा मगजमारी में मैं गिरने वाला नहीं, आई आई जस्ट वांट अ लीगल ट्रांजैक्शन। तो कैसे करना है? आपको एनआरआई स्टेटस को खड़ा करना है। तो एनआरआई स्टेटस मिलने के लिए एक सिंपल सा मैं रास्ता बताऊंगा, सिंपल सा रास्ता। कहीं आप सोचेंगे अरे ये कंट्री को क्यों चुना है करके। आप चाहें तो दुबई में जा सकते हैं या फिर सिंगापुर में, हांगकांग में। आप यदि करोड़ों में कमाते हो फॉरेक्स से और आप लीगली करना चाहते हो, तो आप करोड़ों में कमाते हो तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमाते हो तो आप बाहर मत जाइए। अगर आप करोड़ों में कमाते हो, आपको एक एनआरआई स्टेटस को लेना है, वो एनआरआई स्टेटस बना के लेनी है। उसके लिए एक रास्ता मैं बताता हूँ, आप वियतनाम में चले जाओ। वियतनाम में पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, अच्छा कंट्री भी है, सस्ता भी है।
आप वहां पे बैठ के ट्रेडिंग कर लीजिए 6 महीने तक। वहां पे एनआरआई स्टेटस का मुद्रा जो है जो है लगा के आप आइए। 6 महीने के बाद, 6 महीना और 1 दिन, बोले तो 181 दिन वहां पे रहिए, 181 डेज वहां पे रहिए, एनआरआई स्टेटस बनाइए, और उसके बाद आप भारत में आइए, और हर 6 महीने के बाद 1 दिन के लिए विदेश यात्रा करना हो, बोले तो वियतनाम में जाइए, एयरपोर्ट में उतरिए, इमिग्रेशन का मुद्रा लगाइए और वापस आ जाइए। पहले बार 6 महीना 1 दिन रहना है, उसके बाद 6 6 महीने में एक ही दिन के लिए फ्लाइट पकड़िए, उधर उतरिए, वियतनाम के एयरपोर्ट में उतरिए, मुद्रा लगाइए और फिर वापस आ जाइए। अगर आपको समय भारत में बितानी है तो 1 दिन का ही काम है, 1 दिन जाइए और वापस फ्लाइट पकड़ के उसी दिन वापस आ जाइए मुद्रा लगा के, तो आपका एनआरआई स्टेटस बरकरार रहेगा। तो हर 6 महीने में वो कर सकते हैं यदि आपको लीगली करना हो पूरी तरीके से। मैं बोलूं आपके घर में कोई भी नहीं आएगा यदि आप एडवांस टैक्स भरते हो तो। अगर एडवांस टैक्स नहीं भरता है तो इंक्वायरी आ जाती है, और इंक्वायरी किस तरीके से आता है वो मैं बताता हूँ आपको। वो एक मैडम का सवाल है इसीलिए मैं बता रहा हूँ इंक्वायरी क्यों आती है, मैं बता रहा हूँ। सेविंग्स अकाउंट में, आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख आ गए, आपने इस्तेमाल नहीं की। दूसरे महीने में 10 लाख आ गए, आपने इस्तेमाल नहीं की। तीसरे महीने भी आपके खाते में सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख आ गए, आपने इस्तेमाल नहीं की। तो फिर आरबीआई आपको बोले तो जांचेगा, वो सोचेगा कि 10 लाख करके हर महीना, बोले तो एवरी मंथ आ रहा है, हर महीने आ रहा है और इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके कपाट में, आपके घर के कपाट में, आपके घर के अलमारी में सैकड़ों रुपए पड़े हैं, है ना। तो इसीलिए इस्तेमाल रोलिंग करनी होती है, या फिर एडवांस टैक्स भरने रहते हैं, तो फिर इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर में आ सकता है, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ इनकम जानकारी कब होती है, जबकि जबकि इस तरीके से आप डिफॉल्टर बनते हो तो। यदि आप डिफॉल्टर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी रहा सवाल यहाँ पे बिजनेसमैन भी आता है, वो सोचेंगे अरे मेरा क्या लिमिट है। उनका लिमिट है 50 लाख। अगर 50 लाख 50 लाख 50 लाख आ जाए आपके करंट अकाउंट में, हो सकता है एक बार आने से भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स आ सकते हैं। एक महीना हो गया, करंट अकाउंट में 50 लाख पड़े हैं, आपने 1 रुपया भी ट्रांजैक्शन नहीं की, आपके खाते में पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपके अन्य पैसे सैकड़ों करोड़ों कपाट में या कहीं और दबे हुए हैं। तो इसी वजह से आपको इनकम टैक्स ऑफिसर आ सकता है और इंक्वायरी कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं। उसका मतलब दो रीजन वहां पे भी आप बता सकते हो। मेरा कैश डीलिंग हो जाता है, मेरा सबसे ज्यादा कैश डीलिंग होता है, माफ कीजिए मैंने एडवांस टैक्स नहीं भरा है और पोस्ट टैक्स भी नहीं भरी है। आप यदि चाहते हैं तो आप मेरा जो है सारा पैसा आप लेके जा सकते हैं। तो फिर हायर टैक्स जो भरनी है रहते हैं 1 करोड़ के लिए 33.33, वो आपको भरना पड़ेगा। ओके, जो भी है आपको मैंने सारा रास्ता बता दिया, इन शॉर्ट बताया। आपको विस्तार से अगर जानना है मैं एक और लेक्चर सुनाऊंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये मैडम का एक सवाल था कल, सोनिया मैडम का कोई एक मैडम था, उन्होंने पूछा था कल, उसके लिए मैंने जवाब दे दिया। ओके चलिए, थैंक यू। अभी फॉरेक्स के रिलेटेड थोड़ी बातें करेंगे हम लोग। तो फॉरेक्स के लिए मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। व्हाट वी डू विथ आवर मनी, हम लोग हमारे पैसे से क्या करते हैं। हम लोग हमारे पैसे से सामान खरीदते हैं, हम लोग हमारे पैसे से न जाने दिखने वाले और न दिखने वाले प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि जियो का फोन हो गया, बोले तो कनेक्टिविटी हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया। या फिर हम लोग हमारे पैसे से सेटिस्फैक्शन खरीदते हैं, जो कि बर्थडे पार्टी में हम लोगों ने 1 लाख रुपए का एफडी बना दिया, तो वो उम्मीद के साथ नहीं। सर आपका आवाज आ रहा है, सर और मैडम, आपका आवाज आ रहा है। ओके, हम लोग जो पैसे दे रहे हैं, 3 तरीके का ऐसे पैसे देते हैं। पहले सामान खरीदने के लिए या कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए, जो दिखने वाले प्रोडक्ट्स है वो खरीदने के लिए हम लोग पैसे उड़ाते हैं। दूसरे पैसे कहाँ पे हम लोग खर्चा करते हैं, जो दिखने वाला नहीं है, इनटैंजिबल प्रोडक्ट, जो कि जियो का सर्विस हो गया, मूवी टिकट हो गया, एयरलाइंस का टिकट हो गया, जो ट्रैवलिंग हो गया, ये सब दिखने वाला नहीं है लेकिन पैसे खर्चे हो जाते हैं। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है, वहां पे सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, ना सर्विस मिलती है ना प्रोडक्ट्स मिलती है, सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। जहाँ पे कोई त्योहार हो या कोई शादी है या कोई बच्चे का, कोई छोटा बच्चा का जो है, बच्चे का जो है ये है बर्थडे पार्टी है, तो जो है बोलते हैं ना पहला सालगिरह है या दूसरा सालगिरह, जो भी है बोलते हैं हम लोग,
तो उनके लिए जो पैसे हम लोग देते हैं वो उम्मीद के साथ देते नहीं है कि वापस मिलेगा करके, उसको बोलते हैं हम लोग सेटिस्फैक्शन। तो चौथा ट्रांजैक्शन ये होती है कि आपने 10 रुपए दे दिए और 10 रुपए आ गए, वो ट्रांजैक्शन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपने 100 रुपए दे दिए और 100 रुपए वापस मिले, वो ट्रांजैक्शन होती है क्या? बिल्कुल नहीं है। ट्रांजैक्शन ये होती है कि आपने 80 रुपए दे दिए और $1 पा लिए। आपने एक बार 80 रुपए दे दिए और $1 आपने अपना लिए। इसको बोलते हैं हम लोग, एक चौथा प्रकार का जो ट्रांजैक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज, जो कि अन्य विदेशी कंट्री के, ओवरसीज के करेंसी को हम लोग खरीदते हैं। बाहर के, खबर तो पाकिस्तान भी बाहर के हैं। आप यदि $1 दे देंगे तो आपको मिल जाएगा तकरीबन $2.5 मिल जाएंगे, और 2.5 रुपीस मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब पाकिस्तानी रुपीस जो है ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते होंगे $1 खरीदने के लिए वहां पे लगभग 170 रुपए देना पड़ता है। पाकिस्तान में 170 रुपए या 180 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पे $1 पाने के लिए सिर्फ 82 मतलब 82 रुपीस देने पड़ते हैं। तो वहां पे अलग है, ट्रांजैक्शन का कॉस्ट अलग है, ठीक है ना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब तो ओटीसी बोलते हैं। जैसे कि पैरासिटामोल हम लोग खरीदते हैं ना, पैरासिटामोल हो गया या कोई कफ सिरप हो गया, हम लोग का दुकान में जो मेडिकल स्टोर में जाके ओवर द काउंटर बोलते हैं, जहाँ पे दो दुकान रहते हैं, आप देने वाले और आने वाले, ठीक है ना। सर आपका आवाज आ रहा है? सर आपका आवाज आ रहा है? सर कबातुल्ला सर, ओके। तो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग क्या बोलते हैं, दो तरीके का फॉरेन एक्सचेंज है। ये एक फॉरेन एक्सचेंज जो है ओवर द काउंटर, और जो कि दो इंसानों के बीच में होता है, कम से कम दो इंसानों के बीच, जो देने वाले और पाने वाले रहता है। ओके, आपने 82 रुपीज दे दिए और $1 पा लिए, तो वो 82 रुपीज कहाँ पे देना है? आप एसबीआई में दे सकते हो, आईसीआईसीआई में दे सकते हो, एचडीएफसी में दे सकते हो, कहीं पे भी दे सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग लीगल ट्रांजैक्शन। ओके, और दूसरा ट्रांजैक्शन कहाँ है? 90 रुपए देके $1 भी मिलता है, 90 रुपए देना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन जैसे एक्सचेंजर वो ज्यादा मार्जिन लेता है। अगर ब्लैक मार्केट हो तो वो $100 के लिए $100 मांगता है या $120 मांगता है। रात के टाइम पे अगर आपको डॉलर चाहिए और इमरजेंसी चाहिए तो फिर $120 भी देना पड़ता है $1 के लिए। तो आप नहीं पूछ सकते कि इतना सारा मार्जिन आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको जरूरत है। यदि आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए, जो कि हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। फॉरेक्स जो है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब आपको ढेर सारा मौका मिल जाता है यहाँ पे ट्रेडिंग करते हुए। ओके, बहुत सारे मौके, वो सारे मौके मैं एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। ओके, एक मिनट। हाँ, किसी ने मुझे सवाल किया, आई थिंक यूएसडीटी बेस्ट ऑप्शन। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यूएसडीटी एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दे दिया। यूएसडीटी का एक ऑप्शन अच्छा है जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लीगली है। लेकिन यूएसडीटी ट्रांजैक्शन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यदि जिनको भी दिक्कतें आती है तो यूएसडीटी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दिक्कतें एक ही होती है सर, दिक्कतें एक ही होती है कि फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो स्टार ट्रेडर है वो बहुत अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। कोई ट्रांजैक्शन के रिलेटेड भी दिक्कतें नहीं आएंगे आपको, डिलीवरी सिस्टम में भी दिक्कतें नहीं आएंगे, डिपॉजिट के सिस्टम में भी दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी। ओके, वो तो बाद में हम लोग देख लेंगे पूरा चीज। तो फॉरेक्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मौके ही मौके मिल जाता है। विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज फॉरेक्स। लोग देख लिया, एक तरीके से देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज ओवर द काउंटर हम लोगों ने देख लिया, जो कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होती है, एंड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस करेंसी पेयर। ये डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है? ये डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है? क्योंकि कोई मालिकाना हक या कोई एक्सचेंज नहीं होती है। सर फिर से आवाज आ रही है सर। कबातुल्ला सर प्लीज, कबातुल्ला सर, कबातुल्ला यस सर। सर। सर जी सर। आप म्यूट कर दीजिए ना सर, आप म्यूट कर दीजिए ना सर, बार बार वो अनम्यूट हो रहा है आपके तरफ से, अनम्यूट हो रहा है, तो प्लीज सर सर तो सर गलती से हो गया। आप अब ठीक है ना सर? प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके,
तो डिसेंट्रलाइज्ड क्यों बोला जाता है? कोई मालिकाना हक नहीं है, एक बात। दूसरा, कोई एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं होती है। किसी ने अगर एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती है करके बोला तो फिर वो गलत बात है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस करेंसी पेयर्स होती है, इंडाइसेस होती है, कमोडिटीज होती है, वो सारा मैं चीज आपको धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। फॉरेन बोले तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग तो ओटीसी का हम लोगों ने देख लिया, वहां पे माल प्रैक्टिस होती है, 100 रुपए देना पड़ते हैं, 120 रुपए देने पड़ते हैं, या ना जाने 85 रुपए देने पड़ते हैं, या 88 रुपए देने पड़ते हैं। जहाँ पे ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं $1 पाने के लिए, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे लीगल है, सारा चीज अंडर कंट्रोल है, रेगुलेशन के अंडर है। ओके, भले ही हम लोग भारत में बैठ के काम कर रहे हो, सारी के सारी कंपनियां जो है, अच्छे अच्छे कंपनियां जो है, रेगुलेटरी के नीचे आ जाता है। ओके, रेगुलेशन के नीचे आ जाता है। जैसे कि सेबी सेबी है हमारे लिए, आईआरडीए है हमारे लिए, है ना, वैसे ही, या रेरा है हमारे लिए। ओके, ये वैसे ही हम लोग जो है रेगुलेशन के भीतर ही आता है। वो सारा चीज हम लोग धीरे ही सही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग is the conversion of one currency into another. It is one of the world's most actively traded markets with an average daily trading volume of $6.6 trillion. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये देखिए, 6.6 ट्रिलियन डॉलर देखने के लिए तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन देखिए ये इतना सारा हो जाता है। 6 के आगे अगर 6 ट्रिलियन डॉलर रहा तो 6 के आगे 12 शून्य लगा लो, मल्टीप्लाई बाय 82 जो कि $1 का कीमत है, तो इतना सारा वॉल्यूम हो जाता है पूरे पूरे वर्ल्ड में। जेफ बेजोस या फिर एलॉन मस्क जो है, कुल संपत्ति उनका 190 बिलियन कुछ है, या $200 बिलियन है। उससे भी कहीं गुना ये है ये तो $6 ट्रिलियन है। वो भी डेटा जो मैंने कहा था कल भी, 2019 का डेटा है, अभी तो 2023 चल रहा है, तो आप भी जानते होंगे कितने सारे शून्य आपको लगानी होगी। ये जो ट्रांजैक्शन है, लोग गलती से बोलते हैं कि फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग का है ट्रांजैक्शन, अलोन नहीं। ये फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, और जो है बोलते हैं ना, जो कैश ट्रांजैक्शन जो होती है, सारे इलीगल ट्रांजैक्शन बिल्कुल यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जो भी फिजिकल ट्रांजैक्शन होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, वो कुल मिला के ये $6.6 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा है आज एक दिन में। ये आज के डेट में मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो डेटा था 2019 में, हर दिन इतना सारा हो जाता था, लेकिन अब जा करके वो कम ज्यादा हो सकता है। ओके, चलिए आगे। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बोल रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ये फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीजें होती है वो जानने की कोशिश हम लोग प्रयास यहाँ पे कर लेंगे। एक मिनट, हाँ, जरा मुझे वक्त दे दीजिए। ओके, एक मिनट, एक सवाल आया था, सर बिना बैंक ट्रांजैक्शन के काम नहीं हो सकता? ओके सर, बिना बैंक ट्रांजैक्शन के भी काम हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको। जो सेशन है, मैं फिर से एक सेशन आपको ले लूंगा जहाँ पे मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, चलिए द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल की पॉइंट्स। तो क्या है ये वो की पॉइंट्स? पहला की पॉइंट है डिसेंट्रलाइज, जो कि मैंने कहा था, कोई मालिकाना हक नहीं, कोई एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं, कोई एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं है। द फॉरेक्स मार्केट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड ऑन एनी वन एक्सचेंज, अनलाइक स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट जैसे कोई एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन जरूर एक्सचेंज खुलने के बाद जो हलचल होती है वो होती है, बंद होने के बाद जो हलचल होती है, ओवरलैपिंग होती है, तब हलचल होती है, वो होती है, लेकिन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती है। ये जो ट्रेडिंग कहाँ पे होती है मैं सारा बताऊंगा आपको बाद में। ओके, इंस्टेड इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट मेड अप ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल ट्रेडर्स। अभी आपको समझ में आया होगा। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग जो होती है, वो बैंकों के जो वैल्यू जो आते हैं, उनके उनके पास ये चला जाता है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल ट्रेडर के आपस में जाता है। ओके, ये कोई एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं है। ओके, चलिए ओवर द काउंटर दो तरीके का है, फिजिकल और ऑनलाइन, ये दोनों होती है यहाँ पे। The forex market is an over-the-counter market, meaning that trades are conducted directly between buyers and sellers rather than on a centralized exchange। तो यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेंट्रलाइज एक्सचेंज कोई नहीं है, सिर्फ बायर्स और सेलर्स को वो मीट करता है। ओके, और ब्रोकर हमारे बीच है, है ना।
कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है जहां पे जैसे सेबी के अंडर एक्सचेंज कौन कौन से है, मैंने कहा था कल आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है। ओके, भले ही नैस्डैक जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो, वहां पे ट्रेडिंग नहीं होती है। ओके, भले ही वहां का जो हलचल को लेते हैं, वोलेटिलिटी को लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक्सचेंज रिलेटेड होती नहीं है। वो मैं पूरा जानकारी आपको दे दूंगा, आप चिंता ना कीजिए। ये पूरे 20-25 सालों से यही चलता आ रहा है, बिना एक्सचेंज के चलता आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, हाई लिक्विडिटी, ये तो मैंने कवर किया था। हाई लिक्विडिटी का मतलब टर्नओवर बहुत होती है। द फॉरेक्स मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड मार्केट्स इन द वर्ल्ड। पर तो सबसे ज्यादा लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या है? सोना एक लिक्विड चीज है। सोना, आपका जमीन जायदाद या मेरा जमीन जायदाद जो है वो लिक्विड नहीं है, सबसे लिक्विड नहीं है। अगर मेरे पास जमीन है, 2000 एकड़ जमीन है, मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो तुरंत मैं बेच नहीं पाता हूँ, वो हाई लिक्विड नहीं सर है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, ओके, ठीक है। मेरा मेरे ख्याल से आई डोंट नो, एक मिनट सर, जरा रुके, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा बिगड़ रहा है। हाई लिक्विडिटी का मतलब, मैं ये बोल रहा था कि हाई लिक्विडिटी है का मतलब, अगर अभी जो सोना है वो हाई लिक्विड है, आपका कैश जो है हाई लिक्विड है, आपका एफडी जो है वो हाई लिक्विड है, आपका इक्विटी जो है वो हाई लिक्विड है, लेकिन आपका जमीन, आपका जायदाद जमीन जो है वो हाई लिक्विड नहीं है। या मेरा जमीन जो है 2000 एकड़ जो जमीन है या 3000 एकड़ जो जमीन है वो हाई लिक्विड नहीं है। मैं बेचना चाहूँ तो खरीदार नहीं मिलेगा मुझे जिस भाव में मुझे बेचना है। या भले ही मैं सोचता हूँ कि मैं 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो भी खरीदार नहीं मिलेगा। लेकिन सोना, सोना कभी भी आप बेच सकते हो, हाई लिक्विडिटी है। ऐसे ही यहाँ पे आप जब भी बेचना चाहो खरीदार है, आप जब भी खरीदना चाहो बेचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कहाँ पे? फॉरेक्स में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बायर्स, सबसे ज्यादा सेलर्स, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी, सबसे ज्यादा मूवमेंट, सबसे ज्यादा खरीदार बेचदार, इसलिए आपको रुकना नहीं है, कोई शांत रुकने की जरूरत नहीं है। तो फॉरेक्स मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड मार्केट्स इन द वर्ल्ड with a daily trading volume of 6 trillion, over $6 trillion. This is, this high liquidity means that the traders can easily enter and exit. इसका मतलब देखो, आप एंटर भी कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो तुरंत, and that prices tend to be less volatile than in other markets. Volatility का मतलब यहाँ पे क्या है? Less volatile, यहाँ पे प्राइस लेस volatile है। प्राइस लेस volatile बोला तो क्या है? आप बेचने वाले जो है 1 लाख पे खड़ा है और खरीदने वाला जो खड़ा है वो 10,000 पे खड़ा है, ऐसा हो जाता है तो डीलिंग ही नहीं होती है। बेचने वाला 1 लाख पे बैठा है और खरीदने वाला जो है वो 10,000 लेके बैठा है, डील होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बेचने वाला 1 लाख पे और खरीदने जो वाला है ना वो 99,999 पे खड़ा है, 1 रुपया डिफरेंस से खड़ा है, तो वो डील होती है, वो बार्गेन करके वो डील होती है। और उदाहरण मैं ले लूं, 250 में बेचने वाला है और 249 में खरीदार बैठा है, तो हो सकता है 1 रुपया जो है बार्गेन करके वो ले लें। ओके, यहाँ पे हेलो, आपका आवाज आ रहा है, पूछिए सर। हेलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। हेलो, हाँ पूछिए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, या फिर चैटिंग बॉक्स में आप लिखिए सर, चैटिंग बॉक्स में लिखिए आपका सवाल क्या है। 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जो आपने बोला था कि चाहे जो हो 1 मंथ पहले ही तो ज़्यादा ट्रेडर्स को समझाओ। ओके ओके, वो तो सर मैं कल बताऊंगा, वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग इंडियन मार्केट के रिलेटेड है, जो कि मेरे पास समय था इसलिए मैंने वो शुरुआत की थी। कल भी ऐसा ही समय मिलेगा, 5-10 मिनट पहले मिलेगा, जहाँ पे लोग आते रहते हैं, आने की जो है कोशिश करते हैं ना, ट्रेनिंग को आने की कोशिश जब करते हैं तो समय मिलता है चर्चा करने में, तब मैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि जो एग्जिट और एंटर, एंटर और एग्जिट तुरंत हो जाता है, एंड दैट प्राइजेस टेंड टू बी लेस, प्राइजेस लेस वॉलेटाइल है, मार्केट हाई वॉलेटाइलिटी, मार्केट हाई वॉलेटाइल में रहता है लेकिन प्राइजेस
लेस वोलेटाइल है देन इन एनी अदर मार्केट्स। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। द फॉरेक्स मार्केट इज इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक with many trades conducted via online platforms or over the counter electronic networks। तो ओवर द काउंटर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है ना। जो जैसे कि आपको अगर दुबई में चला गया तो दिरहम खरीदना है तो वो भी एक्चुअली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ओवर द काउंटर हो जाती है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होती है। जैसे कि आपको दिरहम नहीं चाहिए, आपके खाते में चाहिए, वो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है ना। रेगुलेशन, सारा जो फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस है वो कोई रेगुलेशन के भीतर आ जाता है। फॉरेक्स मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। इन यूएस इट इज रेगुलेटेड बाय एनएफए, सीएफटीसी, एंड इन ईयू इट इज रेगुलेटेड बाय ईएसएमए एंड अदर लोकल रेगुलेटर्स। तो हमारे लिए जो रेगुलेशंस हैं वो एफसीए है, एएसआईसी है, दुबई के रेगुलेशन है, सेशल्स है, साइसेक है। साइसेक बोले तो साइप्रस का सिक्योरिटीज का एक्सचेंज का जो है, सॉरी सिक्योरिटीज का जो है रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन हमें चाहिए। हम लोगों को यूएस का रेगुलेशन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यूएस में हेजिंग पॉसिबल नहीं है, कनाडा में हेजिंग पॉसिबल नहीं है, यूरोपियन रजिस्ट्रेशन जहां पे भी है वहां पे हेजिंग पॉसिबल है। वो हेजिंग क्या है वो विस्तार से हम लोग जानने के प्रयास हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। 24 आवर मार्केट है। द फॉरेक्स मार्केट इज अ 24 आवर मार्केट, मीनिंग दैट ट्रेडिंग कैन ऑफर अराउंड द क्लॉक 5 days a week। ओके, हर दिन ट्रेडिंग रहता है, पांचों के पांचों दिन। अगर शनिवार और इतवार को भी करनी है तो कोई फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस में क्रिप्टो करेंसीज भी रहता है, जैसे कि स्टार ट्रेडर में भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। आप चाहें तो शनिवार और इतवार के दिन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी पैस आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं जानकारी विस्तार से मैं बाद में आपको बताऊंगा। फॉरेक्स market deals in currency pairs, with the most common pairs being the US dollar and the euro. Other major pairs include the US dollar and the Japanese yen, and the US dollar and the British pound। ये तो चुने हुए मैंने यूएस डॉलर्स और यूएस डॉलर्स के साथ येन बताया। जो सारा डिटेल्स मैं आपको विस्तार से बाद में समझा दूंगा। तो ये की पॉइंट्स आपके मन में हमेशा रखना जरूरी है, ठीक है ना। डिफरेंसेस तो हम लोगों ने देख लिया था। तो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं यही सवाल, फ्रॉम वेयर वी गेट दी फॉरेक्स डेटा। ओके, लोग अक्सर पूछते हैं डेटा ये कहाँ से मिलता है, ये तो कहीं ब्रोकर ने दिया हुआ डेटा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो एक स्क्रीनिंग किया हुआ डेटा है, वो एग्रीगेटेड डेटा है। वो कहाँ से आता है डेटा? डीलर से आता है। डीलर्स का मतलब सेंट्रल बैंकों से, कॉर्पोरेट बैंकों से, और एक सेंट्रल अथॉरिटी रहता है वहां से, ब्रोकिंग हाउस से, और फॉरेक्स स्पेशलिस्ट से आते हैं। ये सब के जो है रिफाइंड जो एवरेज रेट रहती है वो ब्रोकर को दिया जाता है। एवरेज रेट जो है, ऑनलाइन एवरेज रेट जो है, वो टिक बाय टिक डेटा में आपको फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस के पास आ जाता है। और वो फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस क्या करता है, उसको दो तरीके से बांट देता है, स्प्रेड बना के, मतलब बायर और सेलर करके दो तरीके से बांट देता है। बिड प्राइस और आस्क प्राइस लगा के वो बेचते हैं। मालूम पड़ा कि उनके पास जो प्राइस आ रही है, मालूम पड़ा वो प्राइस आ रहा है वो 200 का है, वो क्या करेंगे, स्प्रेड लगा के 200 और 201 करेंगे, 200 और 201 करेंगे। चलिए 1 मिनट। Nifty and USD INR for 24 hours started। ओके ओके, चलिए एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी के 50 भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, और ये जो यूएसडी आईएनआर मुझे पता नहीं अभी यूएसडी आईएनआर हम लोग यहाँ पे स्टार ट्रेडर में कर पाएंगे। सोनिया मैडम कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, इंडिया 50 तो कर सकते हैं हम लोग, इंडिया 50 तो कर सकते हैं, लेकिन यस सर, हाँ इंडिया 50 कर सकते हैं, लेकिन इंडिया 50 भी यूएसडी आईएनआर भी कर सकते हैं ना? यस सर। ओके ठीक है ठीक है। ओके, वहां पे वॉलेटिलिटी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो रेट आती है वो सेंट्रल बैंकों से आती है, ब्रोकिंग हाउस से आती है, एफएक्स स्पेशलिस्ट से आती है, तो वो स्क्रीनिंग करके आ जाता है। तो दैट इज व्हाट मोस्ट क्वालिटी डेटा प्रोवाइडर्स डू नॉट डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन वन सिंगल डेटा। एक ब्रोकर के जो डेटा फीड से आप फीड लेते हो अच्छा आइडिया नहीं है। अ गुड क्वालिटी फॉरेक्स फीड इज वन which has low latency data from central banks, multiple dealers and brokers, as it ensures the most updated and accurate rates। आपको एक्यूरेट रेट, अभी जो स्टार ट्रेडर की जो रेटिंग है वो एक्यूरेट है, ब्लूमबर्ग से मिलता हुआ है।
ब्लूमबर्ग के जो रेट हैं उससे मिलता हुआ रहता है। तो इसीलिए स्टार ट्रेडर के जो रेट्स हैं जो आते हैं यूरो यूएसडी के हो या जैसे कि मैडम ने कहा यूएसडी आईएनआर का हो या इंडिया 50 के हो, जो भी है वो एक्यूरेट रेट रहता है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। फॉरेक्स ब्रोकिंग जो होती है या फॉरेक्स ट्रेडिंग, सर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है, अक्सर मुझे पूछा जाता है कि एक्सचेंज है या नहीं है। मैं साफ मना कर देता हूं, मैं बोलता हूं कोई एक्सचेंज नहीं है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन है फॉरेक्स में? पार्टिसिपेंट्स कौन है फॉरेक्स में? पार्टिसिपेंट जो होती है वो है, पहले जो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो होती है फॉरेक्स पार्टिसिपेंट जो होती है वो है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कुड बी अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, सेंट्रल बैंक कुड बी अ कॉर्पोरेट बैंक। तो सेंट्रल बैंक ही सबसे सुप्रीम है, जिनके पास से ही डेटा आ जाता है, वही जो है आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, वही जो है लिवरेज देता है। तो उसके बाद में आ जाता है ब्रोकर्स, जो पार्टिसिपेंट्स में बोल रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है कमर्शियल बैंक, उसके बाद जो आती है वो एक्सपोर्टर्स हो गया, इंपोर्टर्स हो गया, टूरिस्ट हो गए, इन्वेस्टर्स हो गया, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो आप सोचते हैं कि फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है? फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग के अलावा फॉरेक्स फिजिकल ट्रेडिंग जो होती है, ये सब में ये सारे लोग हैं, ये सब में ये सारे लोग हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कमाई होती है वो सेंट्रल बैंकों को होती है। वो क्यों, मैं बता रहा हूं आपको विस्तार से। अभी आप सोचेंगे मेरा अगर ऑर्डर एक्सचेंज में अगर नहीं जाता है तो फिर ये कहाँ पे जा रहा है? हालांकि हालांकि एक्सचेंज में क्या हो जाता है पता है? बताइए, कोई बता सकता है एक्सचेंज में क्या होता है? बायर्स को सेलर से मिलाना है, बायर्स को सेलर से मिलानी है। और एक्सचेंज में क्यों ट्रेडिंग नहीं होती है? एक्सचेंज में अगर ट्रेडिंग होती है तो 8 घंटे में बंद हो जाता, 9 घंटे में बंद हो जाता, 10 घंटे में बंद हो जाता आपका मार्केट। एक्सचेंज में ट्रेडिंग हम लोग करते हैं ना, तो जैसे 9 बजे से 3:30 बजे तक उतना ही रहता, या 9 बजे से 5 बजे तक इंडियन करेंसी पर उतना ही रहता, या 9 बजे से 11:30 बजे तक उतना ही रहता। ये 24 घंटा क्यों रहता है? क्योंकि बैंकों से रिलेटेड है आपका जो है, बैंक जो है 24 घंटे चालू है। और कोई बैंक अथॉरिटी पर तो वो पर्टिकुलर बैंक अथॉरिटी ले नहीं रहा है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। सुरक्षित रखने के लिए दूसरा कुछ कार्य करना होगा, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, वो तो रेगुलेशन का काम है। तो आपका जो डीलिंग होती है, आपका जो पैसा चला जाता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास चला जाता है। इसका मतलब सेंट्रल बैंकों में चला जाता है, जैसे कि एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक। तो बड़े बड़े जो बैंक है वो बैंकों में चला जाता है आपका डील। आपने अगर खरीदा है तो आपका जो ऑर्डर है वो चला जाता है सेंट्रल बैंक को। आपका ऑर्डर कलेक्ट कौन करता है? आपका ऑर्डर कलेक्ट करता है स्टार ट्रेडर। स्टार ट्रेडर एक ब्रोकिंग हाउस है, वो कलेक्ट करता है और फेंक देता है सेंट्रल बैंकों के पास या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। वो ढूंढता है अगर सही में वाकई में कोई सेलर है कि नहीं। आप बायर हो तो वाकई में सेलर कोई उस वक्त है कि नहीं वो देखता है। अगर सेलर नहीं है वो खुद रिस्क लेता है। जान के लीजिए, अगर सेलर नहीं मिलता है उस समय तो वो खुद लेता है आपका रिस्क, वो नहीं लेता है। वो जैसे आप बाइंग करते हो वो बेचता है। तो बेचने वाला कोई नहीं था, कोई आम जनता नहीं था, कोई रिटेलर नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं था, कोई एचएनआई नहीं था, कोई भी नहीं था। तब कौन डीलिंग करता है? सेंट्रल बैंक खुद बोलता है चलो आप बेच रहे हो ना, मैं खरीदता हूं, या आप खरीद रहे हो ना, मैं बेचता हूं करके। तो आप सोचेंगे तो फिर रिस्क कौन ले रहा है? रिस्क तभी सेंट्रल बैंक ही ले रहा है या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही ले रहा है। तो अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो वजह रहेगा। क्या वजह हो सकती है पता है आपको? वजह ये है, आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जब आप डे ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं, होल्डिंग में नहीं, आप इंट्राडे बोलो तो चट मंगनी पट ब्याह। इसका मतलब टुडे मॉर्निंग यू आर इनिशिएटिंग योर पोजीशन एंड बाय इवनिंग यू आर गोइंग टू क्लोज द पोजीशन, यू आर क्लोजिंग योर पोजीशन। इन दैट सिनेरियो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज, बोलो तो आप हार जाओगे। बहुत ऐसा है कि 90% लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खरीदा है सुबह और बेचते हैं आप शाम को, खरीदा है सुबह बेचते हैं शाम को।
तो इसका मतलब क्या है, आपने अच्छी तरह से एनालिसिस मार्केट को किया नहीं। आपने यदि एनालिसिस किया हो, बैक हिस्ट्री लिया हो, अच्छी तरह से आपने परखा है, तो फिर आपको मिल जाएगा, आपका प्राइस मिल जाएगा, आपको मिलेगा ही। सेंट्रल बैंकों के पास ढेर सारा ब्रोकिंग हाउस अटैच्ड हैं और एक ब्रोकिंग हाउस से लगभग 10,000 ट्रेडर्स मिलता है उनको। कितने? एक ब्रोकिंग हाउस से 10,000 ट्रेडर्स मिलते हैं और 10,000 ट्रेडर में से 10,000 ट्रेडर में से 90% का मतलब 9,000 ट्रेडर्स हारते हैं और सिर्फ 1,000 ट्रेडर्स जीत जाते हैं। वो 1,000 ट्रेडर्स हमारे बीच में भी है, ओके, डोंट वरी। हम लोग जो सिखाएंगे आपको, बैंक वाले कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो भी हम लोग सिखाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे जैसे बैंकर्स ट्रेडिंग करते हैं वैसे हम लोग आपको सिखाएंगे, जो कि हम लोग 1,000 जीतने वाले में से शामिल हो जाएंगे। तो 9,000 लोग एक ब्रोकिंग हाउस में हार रहे हैं, 1,000 लोग जीत रहे हैं, तो 9,000 लोग जो हारते हैं उनमें से उठा के 1,000 लोगों को दे सकते हैं कि नहीं? सेंट्रल बैंक दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा एक नमूना बताया। ब्रोकिंग हाउस कितने हैं? एक है क्या? सैकड़ों है। अगर 10 भी हो जाते हैं, 90 मतलब 9,000 गुना 10 भी अगर ब्रोकिंग हाउस एसोसिएटेड है, ताल्लुक रखता है सेंट्रल बैंकों से, एचएसबीसी से या सिटी बैंक से, तो 9,000 गुना 10 90,000 ट्रेडर्स मिलेंगे जो हारते हैं और सिर्फ एक जो सॉरी 90 नहीं, सॉरी कितना, 9 लाख रहेगा ना, ओके, जो भी है 90,000, हाँ 90,000 और 10,000, सिर्फ 10,000 लोग जीतते हैं, 90,000 हार रहे हैं और 10,000 जीत रहे हैं। तो वो 10,000 लोगों तक 90,000 जो हार रहे हैं उनमें से पैसे उठा के दे सकते हैं, यदि रियल बायर्स और सेलर्स उनको मिल नहीं रहा है तो। अगर मिल रहा है तो रिस्क किसके बीच में है? अगर मिल रहा है, बायर्स और सेलर्स मिल रहा है आपस में, बोले तो अंदर ही अंदर मिल रहा है। सेंट्रल बैंकों को लगा 10,000 क्वांटिटी लेने के लिए खड़ा है आदमी और 10,000 क्वांटिटी बेचने के लिए एक इंसान खड़ा है, तो मिल रहा है, तो रिस्क किसके पास है? इंसानों के पास। इंसानों के पास जो खरीदता है, बेचता है, कोई ना कोई तो हार जाता है। उस समय आपका डिसीजन अगर गलत है तो खरीदार हार सकता है या बेचने वाले हार सकते हैं। चलिए, ब्रोकर्स का काम क्या है? असल में ब्रोकर का काम क्या है? आपका बाइंग का ऑर्डर या आपका सेलिंग का ऑर्डर बेचने का काम करता है। यदि 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 ब्रोकिंग हाउस आपका बाइंग का ऑर्डर खुद में रखता है, आपका सेलिंग का ऑर्डर खुद में रखता है, तो वो धोखे में गिरता है। उसको बोलते हैं बी बुक प्रैक्टिस। कौन सा प्रैक्टिस है वो? बी बुक प्रैक्टिस। यदि ब्रोकिंग हाउस आपका ऑर्डर सेंट्रल बैंक को दे रही है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं ए बुक प्रैक्टिस, जो कि हमें चाहिए। वो एथिकल प्रैक्टिस है और जहां पे आप हारोगे नहीं, और बिल्कुल बैंक हारोगे नहीं। आपने सुना भी होगा कि 3-4 बैंक, अमेरिकन बैंक डूबे हुए हैं। पूरे विश्व भर के बैंक बिल्कुल नहीं हारेंगे, क्योंकि पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में चला जाता है। पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ही चला जा सकता है, पैसे लोगों के पास नहीं जाता है। ओके, पैसे लोगों के पास नहीं जाता, इसलिए डूबेगा 1-2 बैंक, पूरे पूरे बैंक डूबेगा ही नहीं। तो आपका पैसा अगर ब्रोकिंग हाउस के पास ही रहता है, ऑर्डर्स आपके ब्रोकिंग हाउस के पास ही रहते हैं, बाइंग का ऑर्डर हो, सेलिंग का ऑर्डर हो, तो फिर उसको बोलते हैं बी बुक प्रैक्टिस। इसमें 2 मॉडल और भी हैं, डीलिंग डेस्क है और हाइब्रिड मॉडल भी है, ठीक है। वो तो मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। 1 मिनट में पानी पी रहा हूँ। चूड़िला, सॉरी। और फिर कमर्शियल बैंक का ट्रांजैक्शन भी होती है। बल्क में कमर्शियल बैंकों की जो ट्रांजैक्शन होती है, ब्रोकर को देता है बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, वो भी ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी होती है, फिजिकल होती है, ऑनलाइन होती है, फॉरेक्स होती है, फॉरेक्स ऑनलाइन होती है, फॉरेक्स फिजिकल भी होती है। एक्सपोर्टर्स का भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था ना आपको कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर रहते हैं, उनका भी ट्रांजैक्शन होती है, लाखों करोड़ों अरबों में रहता है। एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, टूरिस्ट, इन्वेस्टर्स, इमिग्रेंट, सबका, ओके, और रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स, सबका रहता है ना। तो सबका जो ट्रांजैक्शन होती है वो झेलता कौन है? अंतिम झेलता कौन है? वो सेंट्रल बैंक झेलता है,
चलिए, उसके अलावा मैं विस्तार से और चीजों को समझाता है। तो फॉरेक्स में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं? इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स हैं। हेज फंड्स जो है बहुत चालाक रहते हैं, बहुत ही चालाक, वो हारते ही नहीं कभी भी। फर्म्स एंड कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक भी हो गए, छोटे मोटे बैंक भी हो गए, या कॉर्पोरेट बैंक हो गए, वो भी रहता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि वेस्टर्न यूनियन बैंक हो गया, या वेस्टर्न यूनियन जो एक्सचेंजेस हो गया, या यूएई एक्सचेंजेस हो गए, वो सारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो जिनके पास भी फॉरेन एक्सचेंज होती है, वो भी पार्टिसिपेंट्स है। उनके हाथ में भी प्राइस का फ्लक्चुएशन उनके हाथ में भी है। ये सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग फॉरेक्स बोलते हैं। और यदि आप माल प्रैक्टिस से दूर भागना चाहते हो, माल प्रैक्टिस से दूर भागना चाहते हो, तो फॉरेक्स ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हम लोग समझाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। और आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा एक एक करके। अभी तो रफली मैंने समझाया है। जब स्ट्रैटेजिक अप्रोच आ जाएंगे, जो सीखने की बात आती है, तब मैं सारा चीज आपको धीरे ही से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कोई चैटिंग बॉक्स में कुछ किया है कि नहीं करके। एक मिनट। हाँ, अभी तक तो चैटिंग में कुछ भी नहीं है। चलिए, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? ये सर क्लियर आ रही है सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो फॉरेक्स, हम लोगों ने कहा कि फॉरेक्स जो है 24 घंटे का काम रहता है। वैसा 24 घंटे का काम क्यों रहता है, वो भी मैं बताता चलूं। कोई तो एक्सचेंज नहीं है, लेकिन 24 घंटा चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस की बात आती है ना, वहां पे हम लोगों को वो टाइमिंग भी रहना जरूरी है। जहाँ पे आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सचेंज होती है, वो एक्सचेंज रिलेटेड हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग होती ही नहीं है। वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो जाता है, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती है। जो भी हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग जो करना चाहते हो, आप कर रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, स्पॉट ट्रेडिंग जो कर रहे हो, वो एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में जाइए कीजिए, और जापान में कीजिए, यूके में कीजिए, अमेरिका में कीजिए, उनके एक्सचेंज में कर सकते हैं आप। ओके, जो कि 9 घंटे का रहेगा, या 10 घंटे का रहेगा, या 8 घंटे का रहेगा। ओके, लेकिन ये ये मार्केट इस समय, जो भी समय मैंने दिया है, उस समय हलचल होती है, भागदौड़ होती है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये जो टाइमिंग जो दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है। वो कौन सा टाइमिंग है? समर सीजन का एक अलग टाइमिंग है, और विंटर सीजन का एक अलग टाइम है। अभी जो चल रहा है वो विंटर सीजन है। अभी जो चल रहा है वो विंटर सीजन है। समर सीजन कब से शुरू होता है? अप्रैल से अक्टूबर तक। अप्रैल से अक्टूबर तक। एक मिनट। हाँ सर, प्राइस का फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन कौन करता है? ओके, वेरी गुड सर। प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है, वही सेंट्रल बैंकों की जो ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों में, अरबों में जो ट्रांजैक्शन होती है, वहां पे प्राइस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस मिल जाता है। क्या मिलता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और जैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस हिट होता है ब्रोकिंग हाउस के पास, वो स्प्लिट करता है दो ट्रेडिंग प्राइस, बिड प्राइस और आस्क प्राइस, बेचने वाला प्राइस और खरीदने वाला प्राइस में वो स्प्लिट करता है। उसको बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड लगा के, स्प्रेड लगा के वो ये करता है, स्प्रेड लगा के वो करता है, ठीक है ना। स्प्रेड लगा के वो बेचता है, बेचता या खरीदता है। बोल तो जैसे ही लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाता है, जैसे ही लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाता है, वो हमारे जो ब्रोकिंग हाउस है, वो स्प्रेड लगाता है। और स्प्रेड लगा के क्या बोलता है? बिड प्राइस और आस्क प्राइस है। आप भी जानते होंगे, करंट मार्केट प्राइस जो बोलते हैं, वो एक प्राइस नहीं होता है। जबकि मैंने आपको पूछा एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि 500 रुपया में चल रहा है। बिल्कुल नहीं, 500 रुपया में बिल्कुल नहीं होगा। 500 रुपया क्या हो सकता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो सकता है, एलटीपी हो सकता है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस में हमेशा दो लोग रहते हैं, बेचने वाले और खरीदने वाले का प्राइस, दोनों का प्राइस। आप कोई भी बाजार में जाइए, प्याज खरीदने के लिए जाइए, या फिर आलू खरीदने के लिए जाइए, बेचने वाला बोल रहा है 1000 रुपया किलो। क्या आप लोगे क्या सर? बेचने वाला बोलोगे 1 किलो का भाव है आलू का 1000 रुपया किलो, लोगे क्या आप? नहीं लेंगे ना। तो वो करंट मार्केट प्राइस ही हो गया, जहां पे बेचने वाला बोल रहा है 1000 और खरीदने वाला बोल रहा है 30 रुपया में दे दो।
तो वहां पे डीलिंग नहीं होती है, उसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। जहां पे डीलिंग नहीं होती है वहां पे बोलते हैं हम लोग करंट मार्केट प्राइस, और जहां पे डील होती है, जहां पे डील होती है उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, चलिए वो प्राइस कहाँ से आता है? बैंकों से आती है, एक्सचेंजेस से आती है। बोल तो कौन से? जो भी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज होती है, फिजिकल एक्सचेंज, ऑनलाइन एक्सचेंज, उसका कुल मिला के फाइनली एक रेट आ जाता है, उस रेट को रिफ्लेक्ट करता है ब्रोकिंग हाउस। ओके, उसके पैनल से, उसके प्लेटफॉर्म से। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट जो है अप्रैल से अक्टूबर तक, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट भारत के टाइम के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर तक 3:30 बजे से, सुबह के 3:30 बजे से 12:30 बजे तक का रहता है। जापान टोक्यो का मार्केट 5:30 बजे से 2:30 बजे तक का रहता है। यूके का मार्केट 1:30 बजे से 10:30 बजे तक का रहता है, और यूएसए का 6:30 बजे से 2:30 बजे तक रहता है। देखिए आपका देखने की बात ये होती है यहाँ पे, देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट जो है वो 3:30 बजे जैसे ही चालू हो जाते हैं तब तो अकेला ही था। जैसे जापान का मार्केट आ गया 2 घंटे के बाद, तो 5:30 बजे से 12:30 बजे तक दोनों मार्केट है। देखो, 5:30 बजे से 12:30 बजे तक दोनों मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट भी चल रहा है, जापान का भी। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन किसका हो जाएगा? जापान का यन करेंसी का, और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। और जो भी उसका पैर बनता है यन का और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जो भी पैर बनता है वो हिलेगा ही हिलेगा। और इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। किसको बोलते हैं? ये 5:30 बजे से 12:30 बजे तक का जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग समय में सबसे ज्यादा तेजी या मंदी होती है। ओवरलैपिंग के समय पे सबसे ज्यादा तेजी या मंदी होती है। तो आप यदि पूछें तो कौन से समय में अच्छा ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज है, तो 5:30 बजे तो गड़बड़ रहेगा मार्केट, तो 6:30 बजे से 11:30 बजे तक एक अच्छा समय है ट्रेडिंग करने का। और कौन सा समय अच्छा है? देखो, 1:30 बजे यूके का मार्केट भी चालू रहता है और जापान का भी मार्केट चालू रहता है। तो अच्छा समय कौन सा है आपके लिए? तो 2:30 बजे से लगभग 5:15 या 5:30 बजे तक अच्छा समय है। 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपका जो है समय अच्छा है, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, जहाँ पे न्यूज नहीं है, फंडामेंटल न्यूज नहीं है, या टेक्निकल कोई वोलेटिलिटी नहीं आती है, तो जा करके आप पैसे कमा सकते हो। और जब नौकरी सब करने के बाद आप थक के जब घर में आ जाते हो, तब 7:30 बजे से लेकर के आप 11 बजे तक भी बैठ सकते हो आराम से। तो 6:30 बजे बिल्कुल बैठना नहीं है। बोले तो यूएसए का मार्केट बहुत वोलेटाइल मार्केट है, तो 1 घंटे के लिए शांत होने के लिए दे देते हैं, और उसका जो है टाइम जो है फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए हम लोग दे देते हैं। 7:30 बजे से शाम के 7:30 बजे से 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आपका एक अच्छा समय है ट्रेडिंग करने का। तो विंटर सीजन में ये समय है, आप नोट कर लीजिए, विंटर सीजन में थोड़ा अलग समय है, वो समय के अनुसार आपका जो है फ्लक्चुएशंस भी हो जाता है। तो वो मैं विस्तार से समझाने की कोशिश यहाँ पे नहीं करूंगा, आप समझ के ले लेना। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये मैं कल ले लूंगा, ये व्हाट वी रिक्वायर फॉर अ स्मूथ स्टॉक मार्केट, वो कल मैं ले लूंगा। ओके, तो मेरा ही टॉपिक। हेलो। हेलो हेलो हेलो। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, बताएंगे क्या अभी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने टाइमिंग का बताया तो उसमें एएम और पीएम लिखा था, जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया का बताया था तो वो उधर का टाइमिंग चलेगा क्या? उधर मतलब अभी अपने यहाँ पर अभी रात के 10:11 हो रहा है, ठीक है ना? तो तो हम यहाँ उस हिसाब से करेंगे या फिर अपने टाइम के हिसाब से? ये अपने मैंने जो यहाँ पे लिख के रखा है, आवाज आ रही है, तो आपका बंद करके रखिए। ओके सर। मैडम, जो मैंने समय यहाँ पे लिखा है वो हमारे समय के अनुसार लिखा है। उनके समय के, अगर उनके समय से मैं लिखूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उनके समय में लिखूं तो ईएसटी में आ जाएगा, जीएमटी में आ जा सकता है। ओके, जीएमटी और ईएसटी में फर्क बहुत है, तो आपको वो जानकारी लेने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए ये मैंने भारतीय समय दे दिया है, बिल्कुल भारतीय समय। तो ये जो समय है वो हमारे समय है, हमारे समय। तो आप, मैं बोलूँ आपको एक चीज, अच्छा सवाल किया मैडम ने। ये जो फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स, ये हमारे भारतीय लोगों के लिए बना के रखे हैं। आप भी जानते होंगे
6 बजे हम लोग उठते हैं, न जाने व्यायाम करने के लिए, योगा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्नान करने के लिए 6 बजे हम लोग उठते हैं, है ना? बिल्कुल कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे ईसाई हो या सिख हो, चाहे जैनिज्म हो, कोई भी रिलीजन का हो, हम लोग 6 बजे उठ ही जाते हैं भारत में। तो बिल्कुल देखिए 6 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे तक हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ फॉरेक्स में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे लिए ये बना के रखे हैं। तो मैंने कहा था सुबह के 6:30 बजे आप बैठ सकते हैं, 6:30 बजे से आप 11 बजे तक बैठ सकते हैं, अच्छा समय है ट्रेडिंग करने का। ओके, 6:30 बजे सुबह के बैठ सकते हैं, 11 बजे तक एक अच्छा ट्रेडिंग मौका मिलता है। दोपहर के हमारे समय के अनुसार, हमारे समय के अनुसार 6:30 बजे से 11:30 बजे तक अच्छा समय है। उसके बाद आप रेस्ट ले लो, खाना खा लीजिए, भोजन कर लीजिए, आराम कर लीजिए और 2:30 बजे से 5:15 बजे तक एक ट्रेडिंग मौका अच्छा मिल जाता है। यूके का मार्केट चालू रहता है तभी। फिर बाद में 6:30 बजे जो है यूएसए का मार्केट खुल जाता है, तो आप 7:30 बजे से लेकर के 10 बजे क्यों ना हो, 10 बजे तक तो कोई सोता ही नहीं है। कभी-कभी हो सकता है 9 बजे तक कोई सोता है, तो हो सकता है 7 बजे से 10 बजे या 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वॉलेटिलिटी पूछें कहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, कहाँ पे ज़्यादा भागदौड़ होती है? सुबह 6:30 से 11 बजे तक स्लोली भागता है। 2:30 बजे से 5:15 बजे तक थोड़ा फास्ट भागता है और 7:30 बजे से 11 बजे तक वो तो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, ब्रो, तो बहुत वॉलेटाइल रहता है, पागलों जैसे भागता है। लेकिन उसी पागलपन मार्केट में हम लोग कमाते हैं और गँवाते भी हैं, है ना? और आपको अगर सही में कमाना हो, तो आप सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक बैठिए, बहुत अच्छी तरह से आप कमा पाओगे। यदि 2:30 बजे से 5:15 बजे बैठते हैं, तो भी आप कमा पाओगे, न्यूज़ नहीं रहनी चाहिए। और यदि आप 7:30 बजे से 11 बजे तक आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके हाथ में पूरा नॉलेज रहना चाहिए। नहीं तो आपके हाथ में स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट तो भूल ही जाइए, टारगेट तो मिल ही जाएगा, वो तो हमारा उद्देश्य है। लेकिन स्टॉप लॉस रख के आपको काम करना होगा या फिर फंडामेंटल हेज रख के काम करना पड़ेगा या फिर कोरिलेटेड पेयर हेज करके रखना होगा या सेम पेयर हेज करके रखना, मतलब नॉर्मल हेज करके आपको रखना होगा। ओके, एनीवे मैडम, आपका सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? बिल्कुल सर। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। सर ने सचित सर ने कहा क्या बिनांस पर किया गया P2P क्रिप्टो बाइंग सेलिंग लीगल है? चलिए, ये हमारे भारत में लीगल है करके बताया गया है। और ये क्यों लीगल है अभी बताया, क्योंकि हम लोग 30% अभी टैक्स लागू किया है, उसके लिए 30% टैक्स लागू किया है। वहां पे भी देखो, आप जब P2P करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन जो करते हैं, तो कस्टमर जो आपके आपके जैसे कस्टमर हैं, वही कस्टमर के पास कर बिनांस में होता क्या है, वहाँ पे फ्यूचर्स रहता है, तो हम लोग वहाँ पे भी जो करेंसी पेयर रहता है, वहाँ पे भी जो क्रिप्टो करेंसी जो रहते हैं, वो फ्यूचर्स रह सकता है, स्पॉट रह सकता है और मार्जिनलाइज ट्रेडिंग रहती है। ओके, एवरी ट्रांजैक्शन। ओके, तो वहाँ पे अभी तो अतुल सर ने कहा 30% टैक्स भी है और 1% टीडीएस एवरी ट्रांजैक्शन। चलिए, वो तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बोल रहा हूँ सर, आप फॉरेक्स में ब्रोकिंग हाउस जो यहाँ पे जो ब्रोकिंग हाउस जो स्टार ट्रेडर है, वहाँ पे करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बिनांस में करते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपका सही में ट्रांजैक्शन बैंकों की तरफ से होता है, पूरे 100% ट्रांजैक्शन बैंकों की तरफ से होता है। फाइनली अल्टीमेटली आपको यदि पैसा चाहिए तो आपको बैंक ट्रांजैक्शन होनी पड़ती है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के चलते आपने आपके भाई के नाम से ले लिया हो या बहन के नाम से ले लिया हो या किसी के नाम से ले लिया, तो फाइनली आप भाई या बहन को आप जो है या रिश्तेदार को आप डुबा रहे हो। यदि आप बिनांस से आप ट्रांजैक्शन करते हो, यदि टैक्स बचाने के लिए आप करते हो, कहीं ना कहीं वो टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। उसका भी जो है जवाब शायद मिला होगा। चलिए, ये तो पार्ट में व्हाट वी रिक्वायर फॉर अ स्मूथ ट्रेडिंग बिजनेस, बोले तो ये तो मैं बाद में कल ही कवर करूंगा। मैं एक चीज को यहाँ पे, ओके, ट्रेनिंग कंटेंट, हाँ, आपको क्या मिलेगा कल से, क्या मिलेगा कल से? ये मिलेगा कोर्स कंटेंट क्या है।
बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट पूरे तरीके से मिल जाएगा, ओवरऑल मार्केट पोटेंशियल एंड इट्स एडवांटेज ओवर अदर्स, द वास्ट अपॉर्चुनिटीज व्हाइल ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, व्हाट्स पिप्स एंड इट्स कैलकुलेशन पूरे विस्तार से मिल जाएगा, कोई भी बताता नहीं विस्तार से, और उसका कैलकुलेशन भी विस्तार से कोई भी बताता नहीं है, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश और प्रयास करूंगा। व्हाट्स वॉल्यूम, लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड इट्स वेरियस टाइप्स, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइज मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे आपको दिक्कतें ना हो उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट्स स्वैप एंड इंटरेस्ट वो भी समझाऊंगा, रोल ओवर चार्जेस क्या है वो भी समझाएंगे। व्हाट्स लिवरेज एंड इट्स कैलकुलेशन, व्हाट्स मार्जिन वो भी कैलकुलेशन के साथ में बताऊंगा। प्रॉफिट कैलकुलेशंस, ऑल 8 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, मार्केट लिमिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स या स्टॉप ऑर्डर्स, ये सारे के सारे आपको दिखाएंगे। बेस्ट टाइम टू ट्रेड वो तो मैंने समझा दिया था। द बेस्ट इन ग्लोबल करेंसी न्यूज एंड हाउ टू एनालाइज न्यूज वो भी हम लोग बेसिक्स में कवर करेंगे। इंटरमीडिएट कोर्स में हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, ट्रेंड लाइंस, चैनल फॉर्मेशंस, ये सारा चीज, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वो तो बेसिक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ये वो भी सीखेंगे। इंडिकेटर, एडीएक्स मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स हम लोग सीखेंगे, एवरेज ट्रू रेंज हम लोग सीखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, बॉलिंजर बैंड, एवरेज डेली रेंज, मूविंग एवरेजेस, मैकडी, फिबोनाची, और न जाने बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं जो भी हम लोगों को चाहिए वो सारा इंडिकेटर्स आपको मिल जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड बेस्ड ऑन प्राइस फॉर्मेशंस पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइम फ्रेम्स, ये भी सीखेंगे। ये इंटरमीडिएट कोर्स में बहुत सारी चीज हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग एडवांस कोर्स में प्रो ट्रेडिंग करने के लिए प्राइस एक्शन जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, और प्राइस एक्शन में बेसिकली क्या होता है वो भी हम लोग सीखेंगे, जो लिक्विडिटी कहाँ पे बनती है, और जो है एक्सेलरेशन कहाँ पे बनती है, डिसलेशन कहाँ पे बनती है, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन में पूरे तरीके से। MT4 में सीखेंगे, MT5 में सीखेंगे, और न जाने ट्रेडिंग व्यू में भी सीखेंगे, या फिर कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आप डाल सकते हो। मेरा जो भी एजुकेशन फॉर्मूला है वो आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हो। गोल्ड ब्रांड स्ट्रेटेजी है जो कि अभी तक का सबसे सक्सेसफुल फॉर्मूला है हमारा, वो आप लोगों को सिखाएंगे। ये मैंने सिखाया नहीं था पिछले जो दोनों सेशन में मैंने सिखाया नहीं था। गोल्ड लॉजिक स्ट्रेटेजी विच गिव्स अस अ रिटर्न ऑफ 5 to 18%, वो मैंने गलती से वो 1% लिखा है, 5 to 18%, आप बोल सकते हैं कि 5 to 20% आपको मिल जाएगा हर महीना। वो गोल्ड लॉजिक स्ट्रेटेजी है, वो मैं लॉजिक लगा के मैं सिखाऊंगा, वो एक यूनिक स्ट्रेटेजी है, वो बताऊंगा आपको मैं। बॉलिंजर बैंड यूनिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, यूनिक मूविंग एवरेज एंड सीसीआई स्ट्रेटेजी बताऊंगा, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताऊंगा, करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड हाउ टू लोकेट द डेटा ये भी मिलेंगे, यूनिक मैकडी स्ट्रेटेजी, डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ कमोडिटी चैनल इंडेक्स, या फिर आरएसआई को लेकर के, या फिर मैकडी को लेकर के, ये भी हम लोग बताएंगे। 5 मिनट का रिवर्सल स्ट्रेटेजी हम लोग बताएंगे, और 5 मिनट का रिवर्सल स्ट्रेटेजी सीसीआई का भी बताएंगे, 5 मिनट का 15 मिनट का, ये 15 मिनट का भी बताएंगे, 5 मिनट का बताएंगे, मैकडी का भी, सॉरी आरएसआई का भी रिवर्सल स्ट्रेटेजी हम लोग बताएंगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो है हेजिंग का, हेजिंग मॉडल जो होती है वो हेजिंग मॉडल भी आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं हेज कैसे करनी है। नॉर्मल हेज है, फंडामेंटल हेज है, और कोरिलेटेड पेयर्स हेज है, और नॉन कोरिलेटेड पेयर्स हेज भी है। तो ये हेजिंग जो मॉडल है वो कोई सिखाता नहीं है सही तरीके से, और करेंसी एनालिसिस कोई सिखाता नहीं है सही तरीके से। सही मायने में अगर आपके पास डेटा सारे के सारे हो तो फिर आप जीत जाओगे, कोई हारोगे नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। एक मिनट सर, इंटरनेशनल वॉलेट के बारे में भी बताता क्या ये सेफ रहता है? और सर मुझे समझ में नहीं आया, इंटरनेशनल वॉलेट करके लिखा है आपने, मुझे आप अनिया कुमार सर आप बता सकते हैं आप क्या कहना चाहते हो? सर इंटरनेशनल वॉलेट जो होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना था। वॉलेट, वॉलेट हाँ, ना? हाँ सर। हाँ वॉलेट, वॉलेट, ओके ओके ओके, वॉलेट, ओके, वैलेट, ओके। सर सर हम लोग, मैं बताता हूँ, वैलेट सिस्टम जो होती है बहुत अच्छी बात है। बिनांस में वॉलेट सिस्टम होती है, हमारे ब्रोकिंग हाउस के पास भी वॉलेट सिस्टम है। वो वॉलेट सिस्टम क्या होता है, पैनल में रहता है। कोई भी वॉलेट सिस्टम जो होती है वो पैनल में रहता है,
और पैनल से, एक ही पैनल से, ओके, आपका वॉइस आप ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूट कर सकते हैं, सॉरी म्यूट कीजिए आप, ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ, ओके। सर, ब्रोकिंग हाउस के पास एक जो पैनल रहता है उसमें वैलेट रहता है या नहीं रहता है, ओके। अगर वॉलेट रहता है तो वॉलेट या फिर आपका जो है वॉलेट में से या पैनल में से आप जो है 3 ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हो या 5 ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हो और उसी ट्रेडिंग अकाउंट को आप वैलेट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक ट्रेडिंग अकाउंट से दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में आप डाल भी सकते हो और उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हो, आप इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हो। एक्सटर्नल ट्रांसफर करने के लिए सीआरएम के पास ही मिलता है। सीआरएम बोलो तो जो है, जो कंपनी के पास या कंपनी की जो हाई लेवल अथॉरिटी जो रहते हैं, इंडिया हेड या रीजनल हेड जो होती हैं, वो सीआरएम के पास ही एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन या एक्सटर्नल ट्रांसफर की अथॉरिटी रहती है, जहां पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना P2P जो ट्रांजैक्शन करते हैं या B2B ट्रांजैक्शन जो करते हैं, तो वहां पे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है, वो हम लोग बिनांस में करते हैं, वैसे वैसे हम लोग फॉरेक्स में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, आपके वैलेट से ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट से वैलेट में जा सकता है, वैलेट से ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से सीधा आपके अपने पैनल के रूप से, पैनल से सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है, वैलेट से भी आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अनुपम ने चाहा कि सूरज को भेजना, अनुपम सूरज को भेज नहीं सकते, जहां पे कंपनी ने खुद इंटरफियर करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, और वो बीच में आना पड़ेगा एज अ ब्रोकर कि वो चाहता है कि एक्सटर्नल ट्रांसफर करें, वो ईमेल लिखना पड़ेगा, एक ईमेल लिखना पड़ेगा कि मेरा जो वैलेट का जो पैसा है वो निकाल के मेरे दोस्त जो है सूरज को या रमेश को भेजें। तो उसके लिए एक ईमेल चाहिए। आपको इंटरनल ट्रांसफर करनी हो तो वैलेट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट टू वैलेट, वैलेट टू बैंक, ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक। ये पैनल से हो सकता है, पैनल से हो सकता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, पैनल से होगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है सर? यस सर, आ रहा है। चलिए, प्रायर एक्शन भी सीखेंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे ही। आगे चल के टूल्स भी दे देंगे आपको, लेकिन टूल्स थोड़े पैसे का टूल्स भी है और फ्री वाला भी है, ओके। मैं फ्री वाला बहुत दे देंगे आपको, ओके, फ्री वाले बहुत। मैं स्टार ट्रेडर का जो है ट्रेनर हूँ, तो फिर मुझे बनता है कि मुझे देना है करके। आदित्य सर, आप जा रहे हो क्या? आदित्य सर, आप हैं या नहीं नहीं? सर, अभी हूँ सर। ओके, थैंक यू, आपने एडवांस में ही मुझे गुड नाइट बता दिया, थैंक यू वेरी मच। तो आपको टूल्स भी मिलेगा, जो एक्सटर्नल इंडिकेटर मिलेंगे, बाहर के इंडिकेटर मैं दे दूंगा आपको। अंदर जो इंडिकेटर है प्लेटफॉर्म में वो तो रहेगा ही रहेगा, बाहर से जो मंगवाया हुआ इंडिकेटर, जो मैंने बनाया हुआ इंडिकेटर्स, वो भी आपको मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फॉर नेग्लिजिबल प्राइस वो भी मिलेंगे आपको। अगर आपको चाहिए तो बहुत सारे टूल मैं फ्री में दे दूंगा। थोड़े जो टूल है मैंने पैसे भरे हैं, पैसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करने के लिए मैंने भरे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो नहीं पूछता हूँ। गोल्ड बाय लिमिट ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर विथ एडजस्टेबल पिप स्टेप्स एंड लॉट साइज अकॉर्डिंग टू कैपिटल, ये भी दे देंगे। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, सीसीआई, बाय सेल एरो इंडिकेटर, मैजिक इंडिकेटर दे देंगे, बॉलिंजर बैंड का दे देंगे, माई यूनिक प्रॉफिट सीसीआई मैकडी ट्रेडिंग टेम्पलेट दे देंगे, टू विंडोज करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस इंडिकेटर एंड टेम्पलेट दे देंगे, सीसीआई का 8 विंडो को दे देंगे, एंटायर टूल इंस्टॉलेशन फ्री वाया एंड ऐसे फ्री हो जाएगा। वीपीएस का इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, वो सारा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो भी हम लोग सिखाएंगे पूरी तरीके से। सीसीआई ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वेरिन यू कैन सेट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ये बहुत बड़ा हेजिंग टूल है, और ये खुद में ये हेजिंग है और करा सकते हैं, और वाकई हेजिंग का भी है मेरे पास। हेजिंग ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एंटायर पैक, ये तो 2,25,000 का है, लेकिन आपको इतना नहीं भरना पड़ेगा। ये जो है
ये मैंने ऐसे ही लिखा है, हम लोगों ने जो भरा था, लेकिन आपके लिए बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स जो है वो आपको आपको मैं फ्री में दे दूंगा। कोई फ्री में देता ही नहीं है, तो मैं फ्री में दे दूंगा आपको। और जानकारी जो इस तरीके से मैं दे दूंगा सर, कल से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा सर, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। मैं आपको एक और बात बताते जाऊं कि यहाँ पे ना कोई भी दिक्कतें आपको आ जाती है, जैसे कि प्रश्न करना है, आप कभी भी कर सकते हो, मुझे इंटरप्ट करके, मुझे तो बीच में रोक के आप कभी भी पूछ सकते हो। मैं भी कभी कभी सवाल करूंगा, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ सवाल करने के लिए, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि सवाल करना। ओके, मैं अभी सवाल करने के लिए एक 5 मिनट रखता हूँ। तो जो भी टॉपिक हम लोगों ने आज लिया है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं मुझे, तो सवाल कर सकते हैं आप। नहीं तो हम लोग वाइंड ऑफ कर ही देते हैं। तो मैंने कहा था जैसे ही आप, हाँ बोलिए सर। हाँ सर जी, जो शुरू में बात की हम लोगों ने कि बैंकिंग में ट्रांजैक्शन करे या बाहर कहीं वीजा लेके आए जाए 6 महीना, अगर मैं यूएसडीटी से करता हूँ तो सेफ है ना इंडिया में? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको वो रास्ता पता है, बहुत सारे लोगों को वो रास्ता पता नहीं है। तो अच्छा। आपको वो रास्ता अगर पता हो तो 100% सेफ है वो, 100% सेफ है। आप भी जानते हो ना, जैसे कि आपको यदि विदेश से, यूके से, यूएसए से आपको कोई ट्रेनिंग करनी हो, तो डीलिंग तो आपको फॉरेन एक्सचेंज करना ही होगा। आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे, आप डॉलर में ही भेजोगे, डॉलर में ही भेजोगे आप, तो डॉलर कन्वर्ट करके ही तो भेजोगे ना। तो आप एजुकेशन पर्पस पे जो करते हैं वो लीगल है, आप जो करते हैं यूएसडीटी वो भी लीगल है। लेकिन एक चीज जो है इलीगल बोला जाता है फेमा के तहत, फेमा के नजर में इलीगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने पैसे भरे हैं बैंक वायर के माध्यम से और यूएस डॉलर्स मंगवाते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में डालने के लिए मंगवाया करके आप बोलते हैं स्टेटमेंट में, वो गलत है, वो एकमात्र गलत है। वो लोग वैसे, हम लोग वैसे करने के लिए देते ही नहीं है। हमारे जो स्टार ब्रोकिंग हाउस है, वो स्टार ट्रेडर ब्रोकिंग हाउस है, वो वैसे ट्रेडिंग करने के लिए देते ही नहीं है। हमारा सर्वर भी बाहर है, हमारा ट्रांजैक्शन भी बाहर है, हमारा जो कुछ भी जो हालचाल होती है वो बाहर ही होती है। यदि इन सबसे अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो फिर आपको तीसरा रास्ता है, जो है थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश में आप कर सकते हैं, कैश में वो कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेशंस है, कभी-कभी लिमिटेशंस आ सकता है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ना कैश ट्रांजैक्शन में भी आप जो है डॉलर कर सकते हैं, जो कि कैश आप बेचते हो और आपको जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डॉलर्स आ जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादातर कैश में जो ट्रांजैक्शन की होती है, आपको कैश में ही मिलेगा, वापस कैश में ही मिलेगा, नहीं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के चलते आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कंपनी को भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, समझ में आ गया सर? यस यस, समझ। यस सर। कोई हाँ बोलिए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग हो सकता है अगर कल है तो मैं पहले से बताऊंगा है करके कल ट्रेनिंग, अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं है करके, क्योंकि कल एक और कंपनी ने मुझे रिक्वेस्ट किया, अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल रहूंगा हाजिर 9 बजे से 10:15 10:30 बजे तक आपके बिल्कुल दरवाजे पे मैं हाजिर रहूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अभी अभी जो शुरुआत की थी 75 लोग थे पहले, 75 सर और मैडम थे, अभी 52 लोग बचे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, आपके दोस्त रिश्तेदार को आप भेजें, और आपको यदि मेरा जो स्टाइल है वो पसंद नहीं है तो आप एक भी इंसान को भेजिए, मत भेजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भेजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये संदेश जो है पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, मेरा हिंदी भाषा में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? नहीं सर, एकदम क्लियर मैं समझ पा रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे समझा दीजिए। बिल्कुल भी नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू अभिषेक सर। सर? अभिषेक, हाँ बोलिए सर। सर आज गोल्ड का मार्केट सर कुछ अजीब रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल अजीब रहा है आज। आज मार्केट कुल मिला के जो है रेंज बाउंड में ही था, पूरा रेंज बाउंड में ही था, कोई खास न्यूज नहीं होगा, मैंने तो देखा ही नहीं था, आज मैं थोड़ा बिजी था मेरे कामों में।
तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आज पूरा दिन खास कुछ मूवमेंट नहीं रहा, ठीक है ना? नहीं सर। ओके ओके ठीक है, मैं गोल्ड के लिए भी अच्छा खासा स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, ठीक है ना आदित्य सर? यस सर, बिल्कुल सर। कि जो कि मैंने पिछले बार कवर नहीं की थी, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? ओके सर। बाकी सभी नाइट सर सर। को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पार्टिसिपेशन जो आप कर रहे हो वो लगातार आप करते रहिए, ताकि हम लोग जो है आपस में ज्ञान बांटते रहेंगे, ठीक है ना? तो वेरी वेल अंडरस्टूड सर। सैमसंग सर आपका नाम क्या है? आपने आपने सैमसंग SM F415F, पता नहीं मुझे नाम क्या है। आपका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। ओके सच्ची सर, थैंक यू। बाल मुकिंग सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट सर। और एक संदेश है, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू निकिता मैम। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।